हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में डिस्कशन करेंगे। लॉगरिदम का ये आज का हमारा 7वां लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने 6 लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करा दिया हूँ, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि आज की क्लास देखने से पहले बाकी का जितना भी आपका लॉग का आपका जो वीडियो लेक्चर है आप सबसे पहले उसको देखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा होता क्या है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जब आप लॉग की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैं आपको बोला log 10 बेस का 10, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर मैं आपको बोला log 100 बेस का 10, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो इसकी वैल्यू आपका 2 होती है। ठीक है, तो ये सारे आपकी वैल्यू हैं जो आपको पता है, आप आसानी से निकाल लेते हैं। कुछ लॉग की ऐसी भी वैल्यू होती है जिसको प्रॉपर्टी की हेल्प से निकालना बहुत मुश्किल है। उसे निकालने के लिए आपको कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि log 5 बेस 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? पता नहीं है। अगर इसको वैल्यू निकालना है तो उसके लिए मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं log 6 बेस का 3, इसकी वैल्यू क्या है? तो मुझे पता नहीं है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इतना तो श्योर है कि इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, इस बात का तो श्योरिटी है कि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो मैं मान लेता हूँ, कुछ देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू मान लीजिए आपका है 2.3456, ऐसा कुछ वैल्यू है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? मान लिया मैं इसकी वैल्यू है 3.0145, ऐसा कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो आप एक चीज़ यहाँ से आप देख रहे हैं कि लॉग की जो वैल्यू होती है उसकी कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू तो होती है। ठीक है, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे आपका वो डेसिमल में हो। ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। तो अगर ये इंटीजर में है, log 10 बेस 10 की वैल्यू 1 है, log 100 बेस 10 की वैल्यू 2 है, अगर ये इंटीजर में है तो इस नंबर को भी क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं? इंटीजर 1 + 0 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आप इसको 2 को आप 2 + 0 के रूप में लिख सकते हैं? अगर आपका ये वैल्यू है 2.3456, तो क्या आप इसको 2 + 0.3456 ऐसा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसको आप क्या ऐसा लिख सकते हैं? 3 + 0.145 ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो आप देख रहे हैं कि लॉग की कुछ भी वैल्यू हो, ठीक है, आइदर वो आपका इंटीजर हो चाहे डेसिमल में हो, लेकिन लॉग की वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ये आपका इंटीजर है, 2 आपका एक इंटीजर है, और ये आपका क्या है? फ्रैक्शन है। ये आपका एक इंटीजर है, ये आपका क्या है? फ्रैक्शन है। 2 आपका एक इंटीजर है, फ्रैक्शन तो यहाँ पर नहीं है बट 0 है। ठीक है, 1 आपका क्या है? इंटीजर है, और 0 आपका क्या है? फ्रैक्शन तो नहीं है। ठीक है, बट आपका क्या है? आपका 0 है। ठीक है ना, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी लॉग की वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? किसी भी लॉग की वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैं वैल्यू लिख रहा हूँ ये आपकी करेक्ट वैल्यू नहीं है, मैंने कुछ मान लिया है। बस मुझे आपको ये बताना है कि लॉग की जो वैल्यू होती है, हर लॉग की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और हर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो जो हम इंटीजर और फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो जो हमारा इंटीजर वाला पार्ट होता है वो उसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मैंटिसा। बात को समझ रहे हैं? जैसे अगर log 5 बेस 2 की वैल्यू अगर आपका 2.3456 है, तो इसको हम 2 + 0.3456 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारा इंटीजर वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया। तो ये इंटीजर वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और जो आपका ये फ्रैक्शन वाला पार्ट है 0.3456, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? मैंटिसा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसमें देखें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा?
तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 3 और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, सॉरी मैंटीसा क्या हो जाएगा, तो 0.145, ठीक है। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, तो 2 और मैंटीसा क्या हो जाएगा, तो 0। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा 1 और मैंटीसा क्या हो जाएगा, 0। कहने का मतलब ये है कि किसी भी लॉग की न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इंटीजर वाले पार्ट को हम कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं और फ्रैक्शन वाले पार्ट को हम मैंटीसा बोलते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो अब हम इसको आपको लैंग्वेज में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटीसा की जो आपको बताया है, डेफिनेशन बताया है, वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको थोड़ा सा जनरलाइज वे में लिख देता हूँ। लॉग एन बेस ए, ठीक है। कोई आपका लॉग एन बेस ए कोई आपका लॉग है, ठीक है। इसकी वैल्यू को, न्यूमेरिकल वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जो आपके इंटीजर वाले पार्ट होते हैं उसको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो फ्रैक्शन वाले पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं मैंटीसा। बात समझ में आ रहा है, मैंटीसा। ये ध्यान रखिएगा कि जो फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है। किसी भी लॉग की वैल्यू को हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। इंटीजर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स और फ्रैक्शन वाले पार्ट को बोलते हैं मैंटीसा। फ्रैक्शन वाला पार्ट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है, पॉजिटिव होना चाहिए, 0 भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको 2 बातें ध्यान में आता है कि अगर ये फ्रैक्शन वाला पार्ट पॉजिटिव होगा, इसका मतलब कि मैंटीसा हमेशा कैसा होना चाहिए, मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर 0 भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि 1 है तो 1 को 1 + 0 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान रखिएगा कि मैंटीसा क्या होना चाहिए, मैंटीसा इज ऑलवेज पॉजिटिव या 0। मैंटीसा कैसा होना चाहिए, मैंटीसा आपका हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। मैंटीसा की बात कर रहे हैं, मतलब कि इस लॉग वाले जो फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है वो पार्ट आपका कैसा होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। अब मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ लॉग की वैल्यू ले रहा हूँ। अब आपको ये बताना है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा और मैंटीसा क्या होगा, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको ले रहा हूँ यहाँ पर लॉग n बेस a, ठीक है ना, कुछ होगा वैल्यू, ठीक है, यहाँ 10 कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कुछ लॉग है, ये आपका इधर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है आपका, और इधर आपका मैंटीसा है। बात समझ में आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर लिख दिया, इसकी वैल्यू मान लो, इसकी वैल्यू है 3.4567, ठीक है। अगर ये है तो इसको देख के मैं क्या बता सकता हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा आपका 3, और मैंटीसा कितना हो जाएगा, तो मैंटीसा हो जाएगा 0.4567। बात समझ में आ रहा है। अगर 3.4567 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा इंटीजर वाला पार्ट 3 और फ्रैक्शन वाला पार्ट 0.4567, वो क्या हो जाएगा, मैंटीसा हो जाएगा। अगर मैं आपको बोलूँ ओनली 3 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 होगा, और मैंटीसा क्या होगा, तो मैंटीसा आपका 0 होगा। बात को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ 0 -1.5, अब मैं बोलूँ -1.5, लॉग की वैल्यू तो निगेटिव आ सकती है, तो मान लीजिए कि लॉग की जो वैल्यू आया वो आया -1.5। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक आप ऐसा कभी मत लिखिएगा कि -1 और 0.5, ऐसा कभी मत लिखिएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया है कि आपका जो है मैंटीसा जो होना चाहिए वो हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब भी माइनस वाली बात आएगी उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान ये देना है कि -1.5 है तो इसको फ्रैक्शन पार्ट को पॉजिटिव करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे -1.5 को हम क्या लिखेंगे, -2
इसको -1.5 को हम कैसा लिखेंगे, माइनस का 2 प्लस का 0.5। बात समझ में आया? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, -1.5 को हम कैसा लिख सकते हैं, माइनस का 2 प्लस का 0.5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो -2 है वो आपका हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैंटीसा क्या हो गया, 0.5 हो गया। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं आपको बोलूँ माइनस का 0.75, ठीक है, अब मैं बोलूँ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ठीक है, तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक 0 और आपका मैंटीसा -0.75, ऐसा मत कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही मेंशन किया है कि मैंटीसा हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है माइनस का 0.75 है, तो माइनस का 0.75 को क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते हैं, माइनस का 0.75 को आप माइनस का 1 प्लस का 0.25 ऐसा लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? माइनस का 1 प्लस का 0.25 कीजिएगा तो ये आपका माइनस का 0.75 आएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब आपका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका माइनस का 1 और मैंटीसा क्या हो गया आपका 0.25। बात समझ में आ रहा है? इसका कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये बतलाना चाह रहा हूँ कि मैंटीसा आपका हमेशा पॉजिटिव होगा या फिर 0 होगा। अगर किसी भी लॉग की वैल्यू अगर निगेटिव में आ रही है, जैसे कि ये निगेटिव में आ रहा था, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसको मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने के लिए थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर दिया इस तरीके से कि उसका जो फ्रैक्शन वाला पार्ट रहे वो फ्रैक्शन वाला पार्ट कैसा रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। ठीक है, तो मैंने -1.5 को ट्रांसफॉर्म करके कैसा कर दिया, माइनस का 2 प्लस का 0.75, तो सॉरी 0.5, समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो उसको मैंने इस तरह से कर दिया, तब हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो गया माइनस का 2 और मैंटीसा हो गया 0.5। ठीक है, माइनस का 0.75 को हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि माइनस का 0.75, तब तो मेरी बात ही गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसको ट्रांसफॉर्म करके हम क्या करेंगे कि उसकी मैंटीसा को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो -0.75 को हम माइनस का 1 प्लस का 0.25 लिख सकते हैं। अब हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, माइनस का 1 और ये हो गया आपका 0.25। बात समझ में आ गया? तो यहाँ से एक बात ध्यान रखना है कि मैंटीसा हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या 0। ठीक है, अगर कुछ ऐसा लॉग की वैल्यू दिया हुआ है जिसमें आपका मैंटीसा नेगेटिव हो रहा है, तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके आप उसको पहले पॉजिटिव बनाइए। ट्रांसफॉर्म करने का कहने का मतलब ये है कि आप उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कीजिए कि उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर कोई इफेक्ट ना पड़े और साथ ही साथ आपकी मैंटीसा भी पॉजिटिव हो जाए। जैसे मैंने -1.5 को ट्रांसफॉर्म करके -2 प्लस का 0.5 लिख दिया, तो ट्रांसफॉर्म तो किया लेकिन इसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी अल्टीमेटली क्या है, -1.5 ही है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो अभी भी ये -1.5 ही है, बट मैं ट्रांसफॉर्म करने से मेरे को फायदा क्या हुआ कि मैंटीसा वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात यहाँ से ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे मुझे ये पता चला कि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव या 0 होना चाहिए। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पर आते हैं। अब थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, इसको मैं हटा रहा हूं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए, अब मैं थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई आपका लॉग है, लॉग n है, बेस का 10 है। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 है, मान लीजिए इसकी वैल्यू 4 है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपका कितना होगा, 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर log n बेस 10 की वैल्यू अगर आपका 4 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो इंटीजर वाला पार्ट, तो इंटीजर तो खुद ही 4 अपने आप में एक इंटीजर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा आपका 4। अगर मैं बोलूँ 4.1, अगर मैं बोलूँ 4.1, अगर मैं बोलूँ 4.2, अगर मैं बोलूँ 4.333, अगर मैं बोलूँ 4.99999, अगर मैं बोलूँ 5, अब देखिए अगर मैं बोलूँ 4 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 4, अगर मैं बोलूँ 4.1 तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा आपका 4 होगा, क्योंकि आपका इंटीजर वाला पार्ट तो 4 ही है। अगर मैं बोलूँ 4.2 तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 4.333 तो इंटीजर वाला पार्ट 4 है तो 4 ही हो जाएगा। अगर मैं बोलूँ 4.99999 मतलब कि 5 से एकदम स्लाइटली आपका स्मॉल है, 4.9999 क्या है,
5 से स्लाइटली स्मॉल है, तो 4.999 भी मैं बोलूँ तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा 4। अब अगर 5 रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ से एक बात मेरे को समझ में आती है यहाँ से कि अगर log n बेस 10 की वैल्यू अगर आपका 4 रहे या 4.1 रहे या 4.2 रहे या 4.33 रहे, कुछ भी रहे, मतलब कि अगर 4 से 5 के बीच में अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक 4 है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, इसका मतलब अगर कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है, बात ध्यान से समझिएगा, अगर कैरेक्टरिस्टिक 4 है इसका मतलब कि log n बेस 10 की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो उसकी वैल्यू 4 से 5 के बीच में हो सकती है, ठीक है। अगर मेरे को ये बोला जाए कि कैरेक्टरिस्टिक जो है आपका है 4, अगर मेरे को ये बोला जाए कि कैरेक्टरिस्टिक है आपका 4, तो इससे मुझे ये निष्कर्ष निकलेगा कि log n, ठीक है, मान लीजिए log n बेस का a, आपको यहाँ 10 से समझा रहा था, ठीक है, मैं ऐसा लिख दिया कि अगर मैं बोला कैरेक्टरिस्टिक 4 है, ठीक है ना, तो log n बेस a की जो वैल्यू है वो या तो आपका 4 या 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की कैरेक्टरिस्टिक 4 है तो उसका log n की जो वैल्यू होगी वो 4 से 5 के बीच में होगी, ठीक है। 4 से 5 के बीच कहने का मतलब है कि 4 को इंक्लूड करेगा लेकिन 5 को इंक्लूड नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही log n बेस 10 की वैल्यू अगर 5 हो गया तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा 5 होगा, लेकिन 5 से थोड़ा भी छोटा रहेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा 4 होगा। बात को समझ रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स 4 है इसका मतलब है कि उस log की वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है, तो उस log की वैल्यू 4 से 5 के बीच में हो सकती है, ठीक है, 5 से छोटा होगा। बात समझ रहे हैं, मैंने आपको एग्जांपल से बता दिया, ठीक है। अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं, अगर मैं इसको जनरलाइज करके बोलूं, ठीक है, अगर मैं आपको जनरलाइज करके बोलूं कि इफ़, अगर मैं इसी चीज़ को यहाँ से जो मैंने कंक्लूज़न निकाला है, इसी कंक्लूज़न को अगर मैं जनरलाइज कर दूं और जनरलाइज करके अगर ये बोलूं कि किसी भी log n इफ कैरेक्टरिस्टिक्स if characteristics of log n base a, log n, if characteristic of log n base a is c, अगर मैं बोल दिया कि कोई आपका log n बेस a का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है c है, तो अगर ये c है तो इसका मतलब कि इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो इसका वैल्यू आपका c से लेकर c+1 तक होगा, मतलब कि उससे एक ज़्यादा तक होगा। दिस इम्प्लाइज log n बेस a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो c से बड़ा और c+1 से छोटा होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इससे आपको कई तरह के सवाल बनेंगे, इसको ध्यान रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी भी log की वैल्यू अगर आपका c है तो उसकी किसी भी log की अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर आपका c है तो उस log की जो वैल्यू है c से c+1 के बीच में होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, c को इंक्लूड करेगा, c+1 को इंक्लूड नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन था, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूँ इसी कॉन्सेप्ट के यूज करके मैं आपको एक दो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक अभी तक हमने दो चीज़ें सीखा है। पहली बात ये सीखा कि मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है या ज़ीरो होता है, ठीक है। अगर किसी भी लॉग की वैल्यू अगर निगेटिव आ रही है तो आप उसको ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से ट्रांसफॉर्म करो कि उसका जो है मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव आए। दूसरी बात, अगर किसी भी लॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका सी है तो इसका मतलब कि उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो उसका वैल्यू सी से लेके c+1 के बीच में होगा। बात समझ में आ रहा है। अब मैं इतने ही कॉन्सेप्ट बेस पर अब मैं दो चार क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ
if characteristics, ठीक है, characteristics of log n base 2, ठीक है, log n base 2 is 6, then find the number of possible integral value of n will be, possible integral value of n। बात समझ में आ रहा है? पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n क्या होगा? अगर कोई आपको मैं दिया हूं कि एक log n बेस 2 है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपका c है, तो बता रहा है कि बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n। तो n की क्या क्या पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है? इंटीग्रल वैल्यू मतलब इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर किसी भी log की अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका कुछ दिया हुआ है तो उस log की वैल्यू तो स्टूडेंट्स अगर आपका log n बेस 2 की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर 6 है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू क्या होगा? तो इसका वैल्यू जो है आपका 6 से 7 के बीच में होगा। जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था कि अगर किसी भी log का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर c है तो उसकी वैल्यू जो है c से लेकर c+1 के बीच में होगा। तो अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 6 है तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बीच में होगा? तो इसकी वैल्यू log n बेस 2 की वैल्यू आपका 6 या से 7 के बीच में होगा, ठीक है। वेरी सिंपल, जो आपको मैंने पीछे बताया था वो मैंने आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है? तो मुझे निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। n का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है। तो अगर n का इंटीग्रल वैल्यू निकालना है तो मुझे यहाँ से log हटाना पड़ेगा। तो log अगर मैं हटाऊंगा तो आपका यहाँ पर क्या है? बेस है 2। तो 2 जब बेस है तो अगर हम इनइक्वालिटी साइन अगर ये सब लगा हुआ है तो जब मैं log को हटाता हूँ तो वहाँ पर इनइक्वालिटी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 to the power 6 लेस एंड इक्वल टू n एंड लेस एंड इक्वल टू 2 to the power 7। 2 to the power 6 कितना होगा? तो 2 4 8 16 32 64 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? आपका ये हो जाएगा 64 लेस एंड इक्वल टू n और ये होगा 2 to the power 7 क्या होगा? 128। बात समझ में आया? तो n की वैल्यू 64 से 28 के बीच में होगा। 64 को इंक्लूड करना है, 128 को इंक्लूड नहीं करना है। तो इसके बीच में कितने इंटीग्रल वैल्यू होंगे? तो एक तो आपका 64 होगा, 65 होगा, 66 होगा, 67 होगा, इस तरह से करके आपके इंटीग्रल वैल्यू होंगे। जब अगर आप इसका काउंटिंग कीजिएगा तो टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा? इंटीग्रल वैल्यू कितना आएगा आपका? तो 128 माइनस का 64 इक्वल टू 64, ठीक है स्टूडेंट। एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है? अगर आप इसको काउंट करके देखिएगा तो आपका यही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसी बेस्ट पर मैं एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ, वो क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसको मैं हटा देता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर c है तो उसकी वैल्यू c से c+1 के बीच में होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी दूंगा, वो इसी बेस्ड पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इसको थोड़ा सा if characteristics of log n बेस का 2 इज 5, ठीक है, एंड log n बेस का 3 इज 3, देन पहला क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n विल बी, नंबर ऑफ
पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n विल बी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n, मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n विल बी। क्या होगा, बात समझ में आ रहा है? बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको ये क्वेश्चन देखने में आपका काफ़ी लॉन्ग लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल है। पहला बोल रहा है कि अगर एक log n बेस 2 की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आपका 5 है, एंड log n बेस 3 का कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या है, 3 है, तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n क्या होगा, ठीक है। तो ये चीज़ बस यहाँ पर ध्यान देना है कि इस वाले का कैरेक्टरिस्टिक 5 है और इस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स का, इस वाले लॉग का कैरेक्टरिस्टिक आपका क्या है, 3 है। बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, तो बीच में एंड से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी और यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी वो दोनों को मुझे क्या करना है, कॉमन करना है, क्योंकि बीच में आपका एंड आ रहा है। बस सिंपल से यही काम करना है। वहाँ से आपका n का वैल्यू आ जाएगा, जब n की वैल्यू आ जाएगा तो वहाँ से आप उसका नंबर फाइंड आउट कर लीजिएगा, फिर उसका जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू होगा, इंटीग्रल वैल्यू, उसको सम करके आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला लिखा हुआ है कि log n बेस 2 का कैरेक्टरिस्टिक्स कितना है, 5 है, तो अगर किसी भी log का कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है, इसका मतलब कि उस log की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 5 से लेकर 6 के बीच में होगा, ठीक है ना। ये तो मैं जानता हूँ, ऑलरेडी मैं जानता हूँ कि अगर इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 से लेके 6 तक, ठीक है। दूसरा, अगर आपका log n बेस 3 का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 है, इसका मतलब उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, तो उसका वैल्यू आपका 3 से लेके 4 के बीच में होगा, ठीक है। जैसा कि मैं आपको प्रीवियस कॉन्सेप्ट बताया था, उस बेस पर मैंने ये लिख दिया कि अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 5 है तो इसकी वैल्यू जो है log की 5 से 6 के बीच में होगा, और अगर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका 3 है तो इसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा। अब मैं यहाँ से n की वैल्यू निकाल दूंगा, तो n की वैल्यू क्या होगा, 2 to the power 5 लेस एंड इक्वल टू n लेस एंड इक्वल टू 2 to the power 6, ठीक है। इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं करेगा, क्योंकि जो आपका log का बेस है वो आपका क्या है, वो आपका ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। 2 to the power 5 कितना होता है, 32 होता है, 2 4 8 16 32, ठीक है ना। ये आपका 32 होता है, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 64। बात समझ में आ रहा है? यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गया आपका, 32 से लेके 64 तक आ गया, ठीक है। यहाँ से अगर मैं n की वैल्यू निकालूंगा तो 3 to the power 3 इज लेस एंड इक्वल टू n इज लेस इक्वल टू 3 to the power 4। 3 to the power 3 कितना होता है, तो 27 होता है, ठीक है ना। और ये आपका कितना होता है, तो यहाँ से आपका होता है 81। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से आपका n की वैल्यू ये आया, और यहाँ से n की वैल्यू आपका क्या आया, ये आया, लेकिन ये दोनों जो है आपका एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एंड मुझे क्या बतलाता है कि आपका दोनों कंडीशन का जो दोनों का आंसर उसका जो कॉमन होगा वही मुझे आंसर होगा, ठीक है। तो इसका और इसका कॉमन क्या होगा, तो आप देखिए एक सिंपल सा नंबर लाइन ले लेता हूँ, वहाँ से मैं आपको बतला देता हूँ। ये आपका एक नंबर लाइन है। एक पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है कि n की वैल्यू 32 से 64 के बीच में होना चाहिए। ये मान लीजिए 32 है और ये आपका 64 है, ठीक है। तो एक बोल रहा है कि 32 से कहाँ तक होना चाहिए, 64 तक होना चाहिए, ठीक है, 64 को नहीं लेना है। और दूसरा बोल रहा है कि 27 से 81 तक होना चाहिए, 27 इधर ही कहीं होगा और 81 इधर ही कहीं होगा। एक बोल रहा है आपका कि 27 से 81 तक होना चाहिए। अब बताइए ये दोनों में कॉमन कितना पोर्शन है, कॉमन वो पोर्शन होगा जहाँ पर दोनों लाइन एग्जिस्ट करेगा, तो यही पोर्शन आपका कॉमन है, यही तो कॉमन पोर्शन है ना, क्योंकि इसमें ये वाला और ये वाला दोनों आपका कॉमन दिख रहा है। तो ये दोनों का जो कॉमन आंसर आएगा, वो कॉमन आंसर क्या आएगा, ध्यान से समझिएगा, जो ये दोनों का कॉमन आंसर आएगा वो आपका यही वाला आएगा, ठीक है ना, 32 से लेके 64 तक। बात समझ में आ रहा है? जो ये दोनों का कॉमन आंसर होगा वो आपका होगा 32 से लेकर 64 तक। अगर ये 32 से 64 तक है ये कॉमन आंसर, तो इससे यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू दिख रहे हैं, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू
अगर 32 से 64 है तो इंटीग्रल वैल्यू कितने दिख रहे हैं आपको, तो इसको 64 में से 32 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो यहाँ से जो आपका आंसर आएगा 32 वही आपका आंसर होगा। बात समझ रहे हैं, 64 माइनस 32 इक्वल टू 32 ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अच्छा, इसका मिनिमम वैल्यू कितना है 32, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो मैक्सिमम वैल्यू कभी भी 64 नहीं होगा, क्योंकि 64 पर तो इक्वलिटी साइन लगा हुआ नहीं है। तो 64 से छोटा आपका इंटीग्रल वैल्यू क्या होगा, तो आपका 63 होगा। तो एन मिनिमम क्या होगा, एन मिनिमम हो जाएगा आपका, एन मिनिमम कहाँ पर मैं लिख दूँ आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एन आपका मिनिमम क्या हो जाएगा, तो एन मिनिमम आपका हो जाएगा, एन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका 32 हो जाएगा, और एन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपका 63 हो जाएगा। 64 क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका इक्वलिटी साइन नहीं लगा हुआ है। अब ये दोनों को सम कीजिएगा तो कितना आंसर आएगा, आपको क्या बोला गया था, आपका तो क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा था कि सम ऑफ मिनिमम एंड मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन, एन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, उसका सम क्या होगा, तो इसका सम क्या होगा बताइए, 32 प्लस का 63 इक्वल टू कितना होगा, तो ये हो गया आपका 5 और ये हो गया 9, 95 एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। बस इसमें करना क्या था कि बीच में एंड है, तो जो दोनों का आंसर है, दोनों का आंसर को आपको इंटरसेक्शन करना था। इंटरसेक्शन करने के बाद हमारा कॉमन ये आया। अब इसके बाद यहाँ से आप नंबर ऑफ पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यू निकाल दीजिए और यहाँ से मिनिमम मैक्सिमम करके दोनों को सम कर दीजिए एंड दिस इज द माई आंसर। बात समझ में आ रहा है। अगर इसी क्वेश्चन को बात समझ में आ गया, ठीक है ना, ये दिस इज ओके। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोल दूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ log n बेस 2 इज 5 और बीच में एंड ना करके अगर मैं और कर दूँ और log n बेस 3 इज 3, तब आपका ये क्वेश्चन क्या होगा। तो अगर मैं बीच में और करूंगा तो फिर दोनों का कॉमन नहीं होगा, दोनों को इकट्ठे, दोनों को कंप्लीट सॉल्यूशन, दोनों को मिलाकर जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है। जब मैं एंड यूज करता हूं तो फिर दोनों का कॉमन आंसर देखा जाता है। अगर मैं दोनों का और यूज करता हूं तो दोनों का जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है जिससे कि दोनों कवर हो जाए, दोनों का सॉल्यूशन कवर हो जाए, उसमें वो होता है आपका और होता है, ठीक है ना। तो अगर ये और हो जाएगा तब इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसके अनुसार तो आपका ये होगा ही होगा, ठीक है, इसके अनुसार तो आपका ये होगा ही होगा। अब मुझे खाली सिर्फ करना क्या है कि अब अगर और करना है तो दोनों का सॉल्यूशन क्या करेंगे, दोनों का अब यहाँ पर इंटरसेक्शन ना लेकर हम दोनों का यूनियन लेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो अगर यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए पहला वाला तो बोल रहा है 32 से लेकर 64 तक, पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है आपका 32 से लेकर 64 तक बोल रहा है। दूसरा वाला बोल रहा है क्या 27 से लेकर 81 तक, ये अगर मान ले 27 है और ये आपका 81 है, ठीक है, तो ये बोल रहा है 81 तक। अब अगर दोनों का यूनियन लें तो यूनियन में क्या होता है कि दोनों का मतलब दोनों की वैल्यू उसमें इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों का यूनियन लेंगे तो ये आपका ये पूरा आ जाएगा, यहाँ से लेकर कहाँ तक आ जाएगा, आपका यहाँ तक आ जाएगा। और के केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। बात समझ में आया। और वाली केस में हमारा आंसर हो जाएगा n की वैल्यू 27 से बड़ा और 81 से छोटा, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर मुझे नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, अगर मुझे यहाँ से नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू निकालना है, इंटीग्रल वैल्यू, तो आप सिंपली क्या कीजिए 81 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो कितना आएगा, यहाँ से आएगा आपका 4 और यहाँ से आएगा 5, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका 54। अगर यहाँ से इसकी मिनिमम वैल्यू देखना है तो n की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो n की जो मिनिमम वैल्यू है, n की जो आपका मिनिमम वैल्यू है वो आपका हो जाएगा 20 का 7, n का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 20 का 7। n का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो n का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 80 नॉट 81, ठीक है, क्योंकि 81 पर इक्वलिटी साइन नहीं है। तो अगर 81 पर इक्वलिटी साइन नहीं है तो उससे छोटा जो आपका इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या होता है, 80 ही होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। एन मैक्सिमम, और फिर उसका सम कितना हो जाएगा, तो सम हो जाएगा आपका 27 प्लस का 80 इक्वल टू 117 या 107 एंड दिस इज द आंसर। बात समझ में आया।
तो बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप बस इतना आपको पता है कि किसी भी लॉग की जो वैल्यू होती है, अगर उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपका सी है तो उसकी वैल्यू सी से C+1 के बीच में होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर दो दो अगर कंडीशन दिए रहे हैं, अगर वो बीच में एंड से जुड़ा हो तो वो दोनों कंडीशन का जो है आपका कॉमन सॉल्यूशन लेते हैं, मतलब वो दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। लेकिन अगर कोई दो कंडीशन दिया रहे, अगर वो बीच में और से आपका जुड़ा हुआ है, तो फिर वो दोनों का जो हम सॉल्यूशन लेते हैं वो दोनों का यूनियन लेते हैं। यूनियन मतलब पूरे को इंक्लूड करके चलते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो दिस इज द वेरी सिंपल। ठीक है, अब मैं जो आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर लेकर चलता हूँ वो है आपका नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट कैसे मैं फाइंड आउट करता हूँ उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक आपको बहुत ही आराम से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, तो मैं चलता हूँ आपको आगे लेकर। आगे है नंबर ऑफ डिजिट। नेक्स्ट क्या है आपका नंबर ऑफ डिजिट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना है नंबर ऑफ डिजिट क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोला 2 to the power 1, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आती है? 2 आती है। इसमें कितने डिजिट हैं? अगर मैं इसको बोला कि बताइए इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, तो क्या बोलोगे कि सिर्फ एक ही डिजिट है। इसमें कितने डिजिट है? तो एक डिजिट है। अगर मैं बोला 2 to the power 2 तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। और इसमें कितने डिजिट हैं? तो इसमें आपका मात्र एक डिजिट है। 4 आपका क्या सिर्फ सिंगल डिजिट है। अगर मैं बोला आपका 2 to the power 4, 2 to the power 4 क्या होता है? 2 to the power 4 होता है आपका 16, ठीक है। और इसमें कितने डिजिट हैं? तो इसमें आपके नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 2 हैं आपका। अगर मैं बोला 2 to the power मान लीजिए आपको बोला 2 to the power 10 बोला, ठीक है, 2 to the power 10 बोला, 10 नहीं, अभी आप चलिए 2 to the power आप चलिए 6 चलिए, ठीक है, 2 to the power आप 7 चलिए। 2 to the power 7 कितना होगा? तो 2 to the power 7 हो जाएगा आपका 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो 2 to the power 7 क्या हो जाएगा? 128। इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे आपके? 3 हो जाएंगे। अगर मैं बोला 2 to the power 10 तो 2 to the power 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1024। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई सिंपल नंबर है, अगर वो पावर में दिया गया है, तो आप बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इसमें उसको सोल्व करके बहुत आसानी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे। तो 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, आप आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके नंबर के पावर बहुत ज़्यादा हो, अगर वहाँ पर आपको बोला जाए कि अब बताइए इसके नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, तो वहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ 2 to the power 100, इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे? ठीक है, तो अभी तक तो मैं क्या कर रहा था? अभी तक तो मैं इसको सोल्व कर रहा था, काउंट कर रहा था, काउंट करके आपको बता रहा था कि आपके नंबर ऑफ डिजिट इतना होंगे। अगर आपका 2 to the power 100 दिया रहे तो क्या आप इसका नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं? नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 to the power 100 की वैल्यू फाइंड आउट करना ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। ठीक है, तो पहले तो वो करना ही डिफिकल्ट काम है। अगर डिफिकल्ट किसी तरह से कर भी लेते हैं इन केस, तो फिर उसकी काउंटिंग करना डिफिकल्ट काम है। बात समझ में आ रहा है? तो इस तरह के क्वेश्चन को अगर इस तरह का अगर आपके क्वेश्चन रहे, अगर उसमें नंबर ऑफ डिजिट फाइंड आउट करने को कहे, तो उसके लिए मुझे लॉग की सहायता लेना पड़ेगा। और लॉग और कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम उसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, उसका क्या तरीका है, अब हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गया? इस जो नंबर ऑफ डिजिट का जो थीम है, वो थीम ये है कि अगर कोई नंबर के पावर बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर उसके नंबर ऑफ डिजिट बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और उस केसेस में हम लॉग और कैरेक्टरिस्टिक्स की सहायता से हम आसानी से उसको बता सकते हैं। कैसे बताएंगे अब देखिए, ठीक है ना। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना। बात समझ में आ गया कि मैं आपको क्या बतलाने जा रहा हूँ? ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ, एक सेकेंड के लिए रुक जाइएगा थोड़ा सा, इसमें मैं थोड़ा इंक डाल लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि log
log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है। अगर मैं आपसे ये बोला कि log 1 बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, आप सिंपल से जवाब देंगे सर इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, सब लोग जानता है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो ये वैल्यू होगी आपका 1। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ log 100 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू होगी आपके 2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ log 1000 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ log 10,000 बेस का 10 इक्वल टू कितना होगा, 4 होगा। ठीक है ना आसान, क्योंकि देखिए आप इसको क्या कर सकते हैं, 1000 को 10 टू द पावर 3 कर सकते हैं, 3 को आप इधर ले आइएगा, फिर log 10 बेस 10 क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका 3 देगा, ये आपका 4 देगा। बात समझ में आ रहा है। अब आप यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं कि log 1 की सब में बेस 10 है। ठीक है, तो मैं बेस के बारे में तो डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ अभी, सबका बेस मैंने 10 रखा है। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1। अगर इसमें मैं अगर आपसे ये बोलूं कि log 2 की वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि log 2 की जो वैल्यू होगा वो 0 से 1 के बीच में ही होगा। 3 की वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 से 1 के बीच में होगा। 4 की वैल्यू क्या होगा, 0 से 1 के बीच में होगा। log 9 की वैल्यू क्या होगा, तो वो भी आपका 0 से 1 के बीच में होगा। जैसे ही log 10 आया तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि अगर आपके कोई नंबर्स हैं, ये नंबर हैं आपके, ये आपके नंबर, ये नंबर आपके हैं 1 2 3 4 ऐसे से करके अगर आपका 9 तक के नंबर है। ठीक है, अगर ये आपके 9 तक के नंबर हैं तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, इसकी वैल्यू आप यहाँ पर लिखिए log इन बेस का 10। ठीक है ना, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। अगर ये आपका log 1 हो, log 2 हो, log 3 हो, log 4, log 9 कहाँ, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, वह आप तो 0 से लेके 1 के बीच में होगी। बात समझ में आ रहा है। ध्यान से मेरी बात को समझिएगा कि अगर log 1 की वैल्यू 0 और log 10 की वैल्यू 1, इसका मतलब कि 1 से लेके 10 के बीच में जितने भी सारे नंबर हैं, अगर मैं उसका log लूँ तो उसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 आएगा कब, जब 1 रहेगा। 9 आएगा कब, जब 1 से छोटा होगा। ठीक है, 10 रखूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैं 1 पर क्या रखा, ओपन रखा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, थोड़ा यहाँ ध्यान से समझिएगा क्योंकि मैं यहीं से एक कॉन्सेप्ट निकालूंगा जिससे आप नंबर ऑफ डिजिट बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, और उसी चीज़ को बताने के लिए मैं इतनी सारी भूमिका को यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कि ये सारे भूमिका यहाँ पर तैयार होगा। ठीक है ना, अब देखिए अगर मैं आपको बोलूं log 10 की वैल्यू क्या है, 1 है, और log 100 की वैल्यू क्या है, 2 है। अगर मैं बोलूं log 20 की वैल्यू क्या आएगा, तो मैं एग्जैक्ट तो अभी नहीं बता सकता हूं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि log 20 की वैल्यू जो है, log जो 20 है वो 10 से 100 के बीच में है। इसका मतलब कि log 20 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा। 30 40 50 60 55 64 ये सारे की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 1 से 2 के बीच में होगा। log 99 वो भी 1 से 2 के बीच, log 100 तो 2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर आप log 10 से 100 के बीच में, अगर मान लीजिए कोई आप नंबर ले हैं, आप 10 ले लिए, 11 ले लिए, 12 ले लिए, ऐसा ऐसा करके 99 ले लिए, कुछ भी ले लिए। ठीक है ना, 10 पॉइंट आप इनकी वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो बस 10 से 100 के बीच में होना चाहिए। तो अगर आपका n की वैल्यू 10 से 100 के बीच में है, ठीक है, तो उस केसेस में ध्यान दीजिएगा, उस केसेस में आपका log की वैल्यू कहां से कहां तक होगा, तो 1 से लेकर 2 तक होगा। बात समझ में आया, 1 से लेकर 2 तक होगा। 10 पर तो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 99 पर 2 से छोटा होगा। ठीक है, 2 कब होगा, जब 100 होगा। ठीक है, तो इसके मतलब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 1 से लेकर 2 तक के बीच में होगा। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली अगर आपका 100 की वैल्यू 2 है और 1000 की वैल्यू 3 है, 100 की वैल्यू 2 और 1000 की वैल्यू 3, इसका मतलब कि अगर आपसे मैं बोलूं कि log 200 की वैल्यू क्या होगा, log 300 की वैल्यू क्या होगा, log 400 की वैल्यू क्या होगा, 500 की वैल्यू क्या होगा, तो सबकी वैल्यू एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है। एग्जैक्ट बताने के लिए मुझे साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एक आइडिया जरूर बता सकता हूं कि log 100 से 1000 के बीच की जो कुछ भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो 2 से लेके 3 के बीच में होगी। इतना मैं आइडिया तो बता सकता हूं। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर आप 100 रखें,
आप 101 रखें, 102 रखें, आप 999 रखें, कुछ भी रखें, यहाँ से आपका लॉग की जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, आपका लॉग की वैल्यू हमेशा 2 से लेके 3 के बीच में आएगा। ठीक है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा, जो मैं आपको फील करवाना चाह रहा हूँ वो चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है आपका कि 1000 की वैल्यू 3 और 10,000 की वैल्यू 4। ठीक है। तो अगर 1000 की वैल्यू 3 है और 10,000 की वैल्यू 4 है, अगर मैं बोलूँ 3456 इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो आपका क्या है 1000 से 10,000 के बीच में है, तो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट क्या होगी वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि उसकी वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगी। कहने का मतलब ये है कि 1000 से लेकर 10,000 के बीच में जो भी लॉग की वैल्यू होगी उसकी वैल्यू क्या होगी, बेस 10 है। ठीक है, ये बेस 10 है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तो क्या होगी उसकी वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगी आपका 3 से 4 के बीच में होगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। मतलब कि यहाँ से मुझे ये पता चला कि अगर आप 1000 रखिए या फिर आप 2000 रखिए या फिर 9999 रखिए, ठीक है, कुछ भी रखिए, इसकी लॉग की जो वैल्यू आएगी, ये जो लॉग की वैल्यू आएगी वो आपका 3 से लेके 4 तक आएगा। ठीक है। तो किसी भी चीज़ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए इतना काफ़ी है, 2 2 4 1 5, अगर 5 एग्जाम्पल से मैं अगर ऑब्जर्व कर ले रहा हूँ तो मैं इजीली मैं उसको मैं एक फॉर्मलाइज कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ। बात समझ में आ गया। अगर आपका 1 से 10 के बीच में लॉग की वैल्यू 1 से लेके 9 के बीच में रहेगा तो आपका लॉग की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगा, 1 से 2 के बीच में आएगा, 2 से 3 के बीच में आएगा, 3 से 4 के बीच में आएगा। बात समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स, बात को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब बताइए, अगर किसी लॉग की वैल्यू, ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलेगा। अगर लॉग की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 होगा। जैसे लॉग 0 से 1 के बीच में अगर मैं बोल दूँ 0.546, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 0 ही तो होगा ना। 0.333 उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया है। तो अगर आपका किसी भी लॉग की वैल्यू अगर 0 से 1 के बीच में है उसका मतलब कि उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, 0 होगा। अगर किसी भी लॉग की वैल्यू 1 से 2 के बीच में, 1 से 2 के बीच मतलब 1.414 1.567 ऐसे करके है, तो 1 से 2 के बीच में है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, उसकी 1 होगी। 2 से 3 के बीच में है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक 2 होगा। 3 से 4 के बीच में है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3 होगा। बात समझ में आ रहा है। अब फिर से एक बात और ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नंबर ऑफ डिजिट, बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब देखिए, लॉग n बेस 10 की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा कब, जब उसके नंबर्स 1 से लेके 9 तक हो, और 1 से 9 तक के जो नंबर है उसमें कितने डिजिट होते हैं, 1 डिजिट होते हैं, तो 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है। आपका log n बेस 10 की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगा कब, जब आपके नंबर 10 से लेके 99 तक हो, और 10 से लेके 99 के बीच में क्या होता है, डिजिट कितने होते हैं, तो 2 डिजिट होते हैं। बात समझ में आ रहा है। आपका log n बेस 10 की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होगा कब, जब आपका log की वैल्यू 100 से लेकर 999 तक हो। ठीक है। और 100 से लेकर 999 तक में जो आपके नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वो होते हैं आपके 3। बात समझ में आ रहा है। आपका log n बेस 10 की वैल्यू 3 से 4 के बीच में होगा कब, जब आपका log की वैल्यू 1000 से लेकर 9999 के बीच में हो, और 1000 से लेकर 9999 के बीच में, इसमें कितने डिजिट होते हैं, तो 4 डिजिट होते हैं। अब आपको इधर की बातें ध्यान नहीं देना है, अब बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर किसी भी नंबर ऑफ डिजिट, अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट 1 है, ध्यान से समझिएगा, अगर किसी भी नंबर ऑफ डिजिट अगर 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना हो रहा है, 0। अगर नंबर ऑफ डिजिट आपका 2 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर आपका 3 है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स आपका नंबर ऑफ डिजिट अगर आपका 4 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो रहा है, आपका 3 हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो अगर मैं आपको ये बोल दूं, ठीक है, यहां से मैं जनरलाइज में करके ये बता सकता हूं कि अगर किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका C है, अगर किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स C है तो उस नंबर में कितने डिजिट होंगे, तो C+1 डिजिट होंगे।
बात समझ में आ रहा है ना। अगर कैरेक्टरिस्टिक 0 नंबर ऑफ डिजिट 1, अगर कैरेक्टरिस्टिक 1 तो नंबर ऑफ डिजिट 2, अगर 2 तो आपका 3, अगर 3 तो 4, तो अगर कैरेक्टरिस्टिक C है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, एक ज़्यादा होगा और ये हो जाएगा आपका C+1। बात समझ में आ गया। एंड दिस इज द मेन थिंग, ठीक है। इस चीज़ को बताने के लिए ही मैं अभी इतने सारे मैंने आपको माहौल बनाया, ठीक है, कि अगर किसी भी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपका C है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, C+1 होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने जितना कुछ भी बताया उसमें लॉग में हमेशा बेस को 10 रखा है, ठीक है, बेस को हमेशा 10 रखा है। तो अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन फाइंड आउट करूंगा तो जब लॉग को मैं इन्वॉल्व करूंगा तो उसमें बेस को 10 ही रखिएगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि अगर किसी भी लॉग का कैरेक्टरिस्टिक C है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने होंगे, C+1 होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसी बेस पर अब मैं आपको नंबर ऑफ डिजिट वाले क्वेश्चन करूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप फिर से एक बार अच्छे से देख लीजिएगा मैं कैसे कैसे इसको तैयार किया हूं, ठीक है। अगर किसी के लॉग की n की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगा तो कैरेक्टरिस्टिक आपका 0 ही आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। 0 आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट कितने 1 है, या 1 आ रहा है, नंबर ऑफ डिजिट आपका 2 है। बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मैंने ये चीज़ लिख दिया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब मैं चलता हूँ इस पर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कुछ अब क्वेश्चन करूंगा जो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर किसी भी लॉग की वैल्यू, अगर लॉग में कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू अगर आपका C है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, C+1। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट अगर क्वेश्चन निकालने को आए तो हमारा सबसे पहला इंटेंशन क्या होगा कि आप किसी तरीके से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल लीजिए। अगर आप कैरेक्टरिस्टिक निकाल लेते हैं तो आप इजीली आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसकी नंबर ऑफ डिजिट को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं चलता हूं इसके क्वेश्चन पर। 2-3 क्वेश्चन मैं करूंगा सिंपल, ठीक है, उसी से आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ डिजिट इन, मैं इसी में मैं 2-3 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। 2 to the power 100, ठीक है, 2 to the power 100, सेकेंड 3 to the power 100 एंड थर्ड इज 5 to the power 100, ठीक है। इसमें कुछ लॉग की आपकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ log 2 बेस का 10 की वैल्यू क्या होता है, तो उसकी वैल्यू होता है 0.3010, और log 3 बेस का 10 उसकी वैल्यू होता है 0.4771, ठीक है। इसकी ज़रूरत पड़ेगी, अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो आपका एग्जाम में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आइए मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन 2 to the power 100, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है 3 to the power 100 एंड थर्ड क्वेश्चन है 5 to the power 100। अब मैं इसको कैसे निकालूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, ठीक है, 2 to the power 100 का, तो हमारा सबसे पहले इंटेंशन होगा कि अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक निकल जाए तो हम आराम से नंबर ऑफ डिजिट बता सकते हैं। अगर मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो उसमें लॉग को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, लॉग को इन्वॉल्व करेंगे तभी जाकर मुझे कैरेक्टरिस्टिक की कुछ वैल्यू फाइंड आउट पता चल पाएगी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए कैसे करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपका क्या n इक्वल टू क्या है, 2 to the power 100, ठीक है। मुझे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि मुझे पता है कि अगर कैरेक्टरिस्टिक निकल गया, मतलब कि अगर कैरेक्टरिस्टिक अगर आ गया आपका C, तो उसका आंसर नंबर ऑफ डिजिट क्या हो जाएगा, C+1। तो ये आपका n इक्वल टू 2 to the power 100, ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या करूँगा, लॉग लगाऊंगा दोनों तरफ, ठीक है। तो मैंने लगाया दोनों तरफ log n बेस का 10, अब इधर भी लगाया मैं log 2 to the power 100 और बेस का 10। क्यों बेस का 10 लगाया, क्योंकि मैं जितना भी ऑब्जर्वेशन बताया था उसने बेस को 10 ही रख के बताया था, ठीक है। अब देखिए अगर ये log 2 बेस का 10 log 2 to the power 100 बेस का 10 है, तो ये जो आपका पावर है ये आपका इधर राइट साइड में आ सकता है या नहीं, ये मैंने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया था। तो ये आपका हो जाएगा log
2 बेस का 10, ठीक है। और log 2 बेस का 10 क्या है आपका, तो log 2 बेस का 10 आपका दिया हुआ है 0.3010। जो भी चीज़ आपका इस तरह की वैल्यू जो ज़रूरत पड़ेगी वो ऑलरेडी आपका दिया रहेगा, इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए 100 इंटू 0.3010 है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 30.10 आएगा, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका 2 टू द पावर 100 था, इसका जब लॉग लगाए, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना आया, इसका जब लॉग लगाए तो इसकी वैल्यू क्या आया 30.10। बात समझ में आया। अब यहाँ से देख के क्या बता सकते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, मैं कैरेक्टरिस्टिक को सिंपली सी लिख रहा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 30, ठीक है। अगर इसका 30 कैरेक्टरिस्टिक है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा आपका C+1, नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा आपका C+1, C+1 मतलब 30 + 1 = 31, एंड दिस इज द आंसर। है ना, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, लेकिन अगर ये चीज़ पता नहीं रहता है तो ये चीज़ आपको बनाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आप इसको सिंपली आप कर नहीं सकते हैं, 2 टू द पावर 100 को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, आप उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये तरीका है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। और जस्ट लाइक ए ट्रिक, ये आपका ट्रिक टाइप का भी है कि अगर आपको 3 टू द पावर 100 का अगर आपको निकालना है, ठीक है, अगर आपको 3 टू द पावर 100 का निकालना है तो सेम मैं जैसे मैं आपका 2 टू द पावर 100 का किया हूँ उस तरह से मैं आपको 3 टू द पावर 100 का भी कर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। जैसे अगर मान लीजिए मुझे क्वेश्चन नंबर सेकेंड बताना है, ठीक है, 3 टू द पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, तो मैं n को क्या मान लूँ, यह आ गया मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। 3 टू द पावर 100, अगर आप इसका डिजिट निकालना है तो लॉग को तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि लॉग इन्वॉल्व करेंगे तब मुझे कैरेक्टरिस्टिक मिलेगा, और कैरेक्टरिस्टिक जब मिलेगा तो फिर मुझे नंबर ऑफ डिजिट मिलेगा, ठीक है। तो अगर ये 3 टू द पावर 100 है, इसमें अगर लॉग इन्वॉल्व किए तो ये हो गया आपका 3 टू द पावर 100। अब ये 100 आपका राइट साइड में आ गया, और ये क्या हो गया आपका log 3 बेस का 10। log 3 बेस का 10 कितना होता है, 0.4771 होता है। अब 0.471 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4771 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर 47.71 है तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक कितना आ जाएगा, तो यहाँ से कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा आपका 47, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट को ही तो कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। अब अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक अगर आपका 47 आ गया तो नंबर ऑफ डिजिट कितना आएगा, तो नंबर ऑफ डिजिट आएगा C+1, मतलब कि 47 + 1 = 48। बात समझ में आ रहा है, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं थर्ड क्वेश्चन देखूं 5 टू द पावर 100, तो सिंपली आप उसको भी इसी तरह से कर सकते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर मुझे 5 टू द पावर 100 चाहिए, तो 5 टू द पावर 100 चाहिए तो मैं क्या करूँगा, n की वैल्यू क्या रखूँगा, 5 टू द पावर 100, ठीक है। अब अगर इसका मुझे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक निकालना है तो लॉग इन्वॉल्व किया, और ये क्या हो गया आपका 5 टू द पावर 100, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, लॉग का 5 बेस का 10 हो गया। अब थोड़ी सी यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये बात है कि मेरे को आपका जो गिवन है वो गिवन में आपका क्या है, गिवन है आपका log 2 और log 3। log 5 बेस का 10 मुझे पता नहीं है, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। तो अगर मुझे log 5 बेस 10 की वैल्यू निकालना है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं इसी दोनों का सहारा लूँगा, इसी दोनों को हेल्प से मैं log 5 की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, तो देखिए आप log 5 बेस 10, ठीक है, आप log 5 बेस 10 को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, log 10/2 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, 10/2 5 ही होता है। अभी अगर आपका ये डिवाइड में है तो क्या आप इसको सब्ट्रैक्शन में ऐसा चेंज कर सकते हैं, माइनस का कर सकते हैं। अगर log m/n है तो log m-n कर सकते हैं। log 10 बेस 10 इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या होगा, 0.3010। बात समझ में आ रहा है। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, तो अगर ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0, ये आपका आ जाएगा 9 आ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आएगा, ठीक है। एक बार जोड़ो 0 10, ठीक है, 10 10, ठीक है, आपका ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.6990, यही आएगा ना स्टूडेंट्स।
ठीक है। अगर ये आएगा तो आप यहाँ पर ये लिख दीजिए 100 इंटू 0.6990। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 69.90 आ जाएगा। अब यह क्या देख के आप नहीं बता सकते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना होगा? इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगा 69। अगर कैरेक्टरिस्टिक 69 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ डिजिट हो जाएगा आपका 70। नंबर ऑफ डिजिट होगा 69 प्लस का 1 इक्वल टू 70 एंड दिस इज द आंसर। बहुत ज़्यादा सिंपल है और ज़बरदस्त ट्रिक है। एक तरह से इसको आप ट्रिक के रूप में ही ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये अगर कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा के बारे में पता नहीं रहता तो आप इन सब से क्वेश्चन को आपको बनाना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा का ही इसके आगे वाला पार्ट बताऊँगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे का पोर्सन बताऊँगा और एक एंटी लॉगरिदम होता है उसके बारे में डिस्कशन करूँगा और उसके साथ ही मैं लॉगरिदम को द एंड करूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाइए ताकि लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मिले, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।